Hello students, the topic of today's video lecture is organizational structure and its types. Organizational structure क्या होता है और उसके क्या क्या types हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. Organizational structure क्या होता है? Organizational structure is a framework within which all the managerial and operational tasks are performed. यानी कि हमारे बिजनेस की जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी एक्चुअल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही परफॉर्म करते हैं. तो वो जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. सपोज आपके स्कूल में सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है चेयरमैन सर, ठीक है, या चेयरमैन को हम कह सकते हैं मैनेजिंग कमेटी. ठीक है, मैनेजिंग कमेटी के नीचे जो काम करते हैं वो होते हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे जो काम करते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटर्स या फिर वाइस प्रिंसिपल. ठीक है, कोऑर्डिनेटर या फिर वाइस प्रिंसिपल. इनके नीचे होते हैं एचओडीज. एचओडीज मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल कि साइंस डिपार्टमेंट के कौन एचओडी हैं और कॉमर्स डिपार्टमेंट के कौन एचओडी हैं, ह्यूमैनिटीज ग्रुप के कौन एचओडी हैं, लाइक दिस. और उनके नीचे होते हैं टीचर्स. ठीक है, तो ये सबसे टॉप मोस्ट या सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हमारी रहती है. इनके नीचे जैसे ही हम ये चेन है, इस चेन को हम कहते हैं मैनेजमेंट हायरार्की. क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मैनेजमेंट हायरार्की बोलते हैं. तो जैसे जैसे हम इसमें नीचे आते हैं वैसे वैसे अथॉरिटी कम होती जाती है और जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें जो हमारी अथॉरिटी है वो ज़्यादा होती है. तो ये जो फ्रेमवर्क है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप कौन देता है? आपको एक नंबर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, What gives the shape to the organizational structure? तो आपका आंसर होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्या होगा बच्चे? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्या होता है ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स या द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज effectively controlled by a single superior और a single boss या मैनेजर भी हो सकता है. यानी कि एक सुपीरियर कितने सारे लोगों को मैनेज कर सकता है अकेले. ये चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देती है. सपोज करो अगर एक ही पर्सन बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है या बहुत सारे लोगों को मैनेज कर सकता है तो ऐसे जो मैनेजर्स हैं जो लोगों को मैनेज कर रहे हैं ऐसे बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि एक अकेला पर्सन ही सपोज करो 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, एक मैनेजर 10 एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर सकता है और हमारे पास टोटल 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें कितने मैनेजर्स चाहिए? एक मैनेजर अगर 10 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है तो हमें कितने मैनेजर चाहिए? फिर हमें 10 मैनेजर चाहिए अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं. लेकिन सपोज करो एक ही मैनेजर अगर 25 एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर ले तो हमें 4 ही मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसमें ये होगा कि जितना वाइड मेरा कंट्रोल होगा मतलब जितने ज़्यादा लोगों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो छोटा बनेगा. क्योंकि कम मैनेजरियल पोस्ट या लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम बनाने पड़ेंगे ना. लेकिन अगर सपोज करो मैं कम ही लोगों को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, तो बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनेंगे. तो जैसे यहाँ पर चेयरमैन सर सिर्फ एक व्यक्ति को ही कंट्रोल कर पा रहे हैं और प्रिंसिपल जो है वो कोऑर्डिनेटर्स 4-5 होंगे उनको, और ये जो एचओडीज होंगे इनके ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज भी अगर होंगे जैसे एसएसटी का एचओडी कौन है, हिंदी का कौन है, इंग्लिश का कौन है, इन ऑल ये 10-12 हो जाएंगे. ठीक है, और फिर ये बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग कंट्रोल करेंगे. तो ये क्या है? हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है.
अगर सपोज करो चेयरमैन सर या प्रिंसिपल मैडम ही सारे टीचर्स को जो है कंट्रोल कर लें तो फिर इस लेवल की जरूरत ही नहीं है, एचओडीज और कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। अगर एक सुपीरियर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है तो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो छोटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन सबको कंट्रोल कर लेगा तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कम लोगों को करता है कंट्रोल तो फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो टॉलर होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक नंबर पर इसमें क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, एक नंबर में पूछ ले जाता है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज या टास्क आर परफॉर्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और हम कह सकते हैं कि एक एडिक्वेट या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंट फॉर इजी गोइंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर हम कह सकते हैं एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रोवाइड ए कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म इट्स मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है या सुटेबल नहीं है तो हमारी जो फंक्शनिंग होगी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्मूथ नहीं होगी। ठीक है, तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए एक अच्छे और एक एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑलवेज हेल्प द फर्म टू यूटिलाइज इट्स रिसोर्स प्रॉपरली। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर फिर हो सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो और इस तरीके की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ अराइज हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा हो जाना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, यानी कि जो भी वहाँ एम्प्लॉयज होंगे, ह्यूमन रिसोर्स या वर्कफोर्स जो होगा, एंड द वर्क एंड द रिसोर्सेज, यानी कि तीन लोगों के बीच में या तीन चीज़ों के बीच में उसने रिलेशनशिप बतानी, किसने, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है उनका काम और फिर उसके बाद आ जाता है उनका रिसोर्स, यानी कि कौन से ह्यूमन बीइंग कौन से रिसोर्सेज की हेल्प से कौन सा काम करेंगे, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बताया जाता है। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस में भी आप पढ़ लेना प्रिसाइजली। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के दो ऑप्शन है या दो टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है फंक्शंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर में पहला जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंक्शंस। तो फंक्शंस के बेस पर अगर हमने सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया तो ऐसे ग्रुप को या ऐसी डिवीजन को या ऐसी यूनिट को या ऐसे डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक है, और ऐसे डिपार्टमेंटेशन करना ही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बहुत सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बनाया हो और वो डिपार्टमेंट्स किसके बेस पर बने हो, फंक्शंस के बेस पर, यानी कि व्हेन ऑल द रिलेटेड जॉब्स टू ए सिंगल फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर, दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि एक फंक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में रख देना, दूसरे फंक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे तीसरे चौथे सारे डिपार्टमेंट्स में बांट देना फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ एक फिगर मैंने बनाई, उसकी एग्जांपल से हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट से। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग फंक्शंस के बेस पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर देखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख दी जाएंगी। ठीक है, वैसे ही सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी
वो सेल्स डिपार्टमेंट में होंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेम HR, फाइनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है बच्चे? तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। अब हमने हर फंक्शन को ड्यू अटेंशन दी है, सब पर ध्यान रखा है, सारे फंक्शंस को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांट दिया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अपना प्रोडक्शन का ही काम देखेंगे, उन्हें बाकी के फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं। वैसे ही सेल्स वाले सिर्फ सेल्स का काम देखेंगे, उन्हें दूसरे फंक्शन से कुछ नहीं लेना देना। HR वाले HR का काम देखेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले अपने कंसर्न एरिया पर ही ध्यान देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शंस के बेस पर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी फंक्शंस के बेस पर डिपार्टमेंट बनाने को बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्हेन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए single function are grouped together and placed under a concerned department, then such an organizational structure is known as functional structure। जब functions के बेस पर डिपार्टमेंट बनाए जाएं तो वो functional structure है। क्लियर? अच्छा, ये suitable कब होता है, कब बनाना चाहिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें तब बनाना चाहिए जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम भी हो सकती है, मीडियम एंड लार्ज, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हो, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा उसके पास हो। ठीक है, फंक्शंस जैसे मैंने कहा बहुत सारे हों, और उसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट एक ही बनाती हो या रिलेटेड उसके स्मॉल प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाती हो और उससे रिलेटेड भी कम ही प्रोडक्ट बनाती हो, जैसे गाड़ियाँ बनाना। ठीक है, मारुति उद्योग का काम है कार बनाना। ठीक है, मारुति उद्योग कार बनाती है सिर्फ, लेकिन कार में उसके पास बहुत वेराइटीज़ हैं, तो वो वेराइटीज़ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ही वेराइटीज़ होनी चाहिए और एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जब हमें फंक्शंस स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत जब हमें, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब मेरा इससे है, जैसे मैं प्रोडक्शन का काम करूँगा, एक डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन का ही काम दिया है, तो वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पर ही ध्यान देगा सिर्फ। तो जब रिपीटेडली वो प्रोडक्शन का ही काम करता जाएगा तो वन डे द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट बिकम एक्सपर्ट इन हिज रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ वर्क, यानी कि अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो हम वहाँ पर अच्छे गुणी व्यक्तियों को, एक्सपर्ट लोगों को ही काम सौंपते हैं, तो हमारा वहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आता है। क्योंकि मैं सेल्स वाले से फाइनेंस का काम नहीं दिखवा रहा हूँ, सेल्स वाला सेल्स का काम अच्छे से जानता है तो वो सेल्स का ही काम कर रहा है और बहुत सालों से कर रहा है, तो वो स्पेशलाइज है उसमें। तो मेरा काम जो है बहुत एक्सपर्ट लोगों के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो जब मुझे ऐसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो मैं क्या बनाता हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसकी सुटेबिलिटी हुई। तो इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के। जैसे सबसे पहले तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हेन ए हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट concerned with his area of work will focus on the activities related to production only, and the head of sales department will focus on sales activities only. Same with the marketing, HR, finance and research and development, यानी कि they will focus only on their concerned departmental एक्टिविटीज, वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज पर या अपने फंक्शंस पर ही ध्यान देंगे। प्रोडक्शन वाले को सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही मार्केटिंग वाले को प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने काम को ही देखते हैं। तो सिर्फ अपने ही काम पर देखना है तो उनको लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना है तो मुझे केमिस्ट्री के सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं हमेशा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता जाऊंगा, तो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन होगा ना, जैसे हमने इसके इम्पोर्टेंस में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाता है बच्चे। क्लियर कि एक फंक्शन पर ही फोकस है तो उसको तो हम अच्छे से करेंगे और धीरे धीरे उसमें हम क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमेशा याद रखना, ये बच्चे विद इन द डिपार्टमेंट होता है, विद इन द डिपार्टमेंट, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अंदर
क्या होगा, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि सबको ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज पर ध्यान देना है. दे ऑल हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ओनली. सो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर विल बी बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस पर्संस वर्किंग इन दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. क्लियर है ना, क्योंकि उन्हें सेल्स का तो कुछ सोचना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ किसका सोचना है, प्रोडक्शन का. तो उनके डिपार्टमेंट में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. हाँ, ये जरूर है कि प्रोडक्शन और सेल्स में, वैसे ही सेल्स या एचआर में या फाइनेंस और सेल्स में या फिर प्रोडक्शन और R&D में बड़ा गड़बड़ होता है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या फिर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता. क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंफॉर्मेशन जो पास होती है, जो चैनल होता है, वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है या फिर टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या और बहुत सारे इश्यूज हैं. जैसे प्रोडक्शन के लिए परचेज की ज़रूरत पड़ेगी, परचेज डिपार्टमेंट ने सामान खरीद के नहीं दिया, परचेज वाले कहेंगे फाइनेंस नहीं मिला था, तो यहाँ पर इस तरीके के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए मैंने ये डिसएडवांटेज में लिखा है, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट. ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तो हमें कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके के स्ट्रक्चर में, बट एक ही डिपार्टमेंट में बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहेगा. यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्शन वाले होंगे. भाई मेरे घर में जो व्यक्ति हैं उनसे तो मेरा ठीक हिसाब किताब होगा, उनसे तो मेरा कोऑर्डिनेशन सही रहेगा. हो सकता है मेरा कोऑर्डिनेशन मेरे पड़ोसी के साथ ना हो, मानते हो? तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्शन के अंदर तो बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स आपको साथ में समझाएं कि आप कंफ्यूजन में आ सकते हो. फिर इसका एफिशिएंसी देखो, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन आएगी ना, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वहाँ एफिशिएंसी आती है, और जहाँ एफिशिएंसी होती है वहाँ मिनिमाइज कॉस्ट होता है. ठीक है, यानी कि चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो, सबके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही बनेगा. चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो, सेल्स डिपार्टमेंट एक ही बनेगा. तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या फिर हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बहुत कम होता है. इसीलिए यहाँ पर एफिशिएंसी और मिनिमाइज कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो काम करते हैं या वर्किंग होते हैं ऑन मिनिमम कॉस्ट बेसिस. मिनिमम कॉस्ट पर हम यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, जैसा डिविजनल में होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो एफिशिएंसी तो होगी ना, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपर्टनेस के साथ काम करते हैं. सारे लोग एक्सपर्ट हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, या जो भी उनका एरिया ऑफ वर्क होगा उसमें वो क्या है, एक्सपर्ट है. अब सपोज करो कोई एक्सपर्ट कोई काम कर रहा हो, जैसे कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो गाड़ी ड्राइव करे, और कोई ऐसे ही अभी नौसीखी आया है जो अभी चलाना सीख रहा, लर्निंग है जो, वो चलाए, तो गाड़ी कौन अच्छी चलाएगा, किसकी एवरेज अच्छी आएगी, कौन गाड़ी को सेफली चलाएगा, तो आपको पता है एक्सपर्ट. तो वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी होगी, और एफिशिएंसी की वजह से हमारे कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट पर हम काम करते हैं, हमारी एफिशिएंसी निखर कर आती है, हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये नहीं होता. फिर लास्ट में है, सेकंड लास्ट, फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग. देखो, अगर हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर किसी को ट्रेनिंग देना हो ना, बड़ा ईजी है. कैसे ईजी? इसलिए क्योंकि अगर मैं सपोज करो एचआर की बात करूँ, एचआर डिपार्टमेंट में कोई नया व्यक्ति मैंने अपॉइंट किया, उसको ट्रेन करना है, तो उसको मैं सिर्फ किसकी ट्रेनिंग दूंगा, सिर्फ एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज की ट्रेनिंग देने वाला हूँ. उसको मैं मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा, ना उसको मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिखाऊंगा, उसको सिर्फ एचआर, यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, लिमिटेड रेंज ऑफ एबिलिटीज, लिमिटेड रेंज ऑफ नॉलेज ही नीड टू एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड. अगर मैं उसे सारे एस्पेक्ट्स का सिखाऊं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एक पर्सन को मैं सब में जो है निपुण नहीं बना सकता, सब में उसको एक्सपर्ट नहीं बना सकता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में तो उसे इजीली ट्रेन किया जा सकता है ना. तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो इजी हो जाती है, क्योंकि हमें लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर ही काम करना होता है. लास्ट में प्रॉपर अटेंशन. प्रॉपर अटेंशन का मतलब ये है कि ऑल द रिलेटेड फंक्शंस विल गेट ड्यू अटेंशन. मतलब मेरे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी काम मुझे करने हैं, सब पे मैंने अटेंशन किया है, सब पे मेरा फोकस है. कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं है
जो मेरे से स्किप हो गया हो, जो मैंने छोड़ दिया हो, तो मेरा फोकस सब पे रहेगा। तो ऑल द फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, दैट्स व्हाई आवर ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। तो इसीलिए ये सारे इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो ये फोकस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। भाई मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे उसकी चिंता करनी है, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता मुझे क्यों करनी है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोडक्शन वाले तो अपने घर की चिंता करेंगे, यानी कि दे विल फोकस या फिर दे विल पे अटेंशन ओनली ऑन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो भी उनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा उसके जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव होंगे उस पर ध्यान देना। जैसे भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट है कि इस बार मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो उसे 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं, वो अपने 1000 यूनिट को ही चेज करता रहेगा। चाहे सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कहना कुछ और हो, वो कुछ और चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को जब ध्यान दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। यानी कि जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हो जाते हैं, सुपरसेड कर देते हैं किसको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को वो क्या कर देते हैं, सुपरसेड यानी कि हाइड कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देगा तो हो सकता है उसे फिर कॉस्ट का ध्यान ना रहे, उसे तो बस ये है कि मेरे टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, चाहे उसके लिए कितना भी रिसोर्स मुझे यूज़ करना पड़े। अगर वैसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोकस किस पे होता है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का हम भूल जाते हैं। जैसे हम कभी स्कूल में भी देखने को सुनने को मिलता है कि भाई साइंस वाले साइंस का ही ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ उन्हें कॉमर्स के किसी टारगेट से कोई लेन देन नहीं। सेम वैसे ही कॉमर्स वाले कॉमर्स पे ध्यान देते हैं। तो वो ऐसा करना बिजनेस फर्म्स में, स्कूल में तो सही है क्योंकि दे ऑल आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट इन बिजनेस फर्म्स देयर मे बी अ चांस ऑफ अ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफ द डिपार्टमेंटल हेड्स focus only on their respective departmental objectives। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन बता चुका हूँ। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। वो कैसे कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पैसा चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट को भी पैसा चाहिए, सामान बेचने के लिए भी खर्चा होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी पैसा चाहिए, HR को भी चाहिए, रिसर्च को भी चाहिए। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइम पर फाइनेंस जो है वो एलोकेट नहीं कर रहा है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेफरेंस दी प्रोडक्शन को। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि इनको तो प्रोडक्शन से ही लगाव है, हमें तो फाइनेंस मिलता ही नहीं टाइम पर। तो ऐसे इंटरेस्ट को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो जैसे सेल्स वाले हैं, सेल्स वाले जो है वो प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनके साथ कुछ इजी मतलब कह सकते हैं कि तालमेल उनका नहीं है, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट टाइम पर सेल्स नहीं दे रहा है, तो प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, सारा उनका जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो वहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मेनली इसमें एग्जांपल फाइनेंस का दिया जाता है कि अगर टाइम पर फाइनेंस एलोकेट ना हो तो काम रुक जाता है, तो वहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि हमें तो पैसा मिला ही नहीं, या हमारे डिपार्टमेंट की सैलरी तो डिस्पैच हुई नहीं, इस तरीके से। फिर इसमें है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो मैंने फाइनेंस मैनेजर बना रखा है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर, उसको मैं कभी भी प्रोडक्शन मैनेजर नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो तो किसका काम जानता है, सिर्फ फाइनेंस का काम जानता है, ठीक है ना। तो अगर मैं फाइनेंस मैनेजर से बात करूं रिगार्डिंग सेल्स या रिगार्डिंग मार्केटिंग, तो उनका पर्सपेक्टिव सही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स की जानकारी या सेल्स पे कोई भी कमेंट करना या सेल्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना वही व्यक्ति कर सकता है जो सेल्स का ज्ञान रखता हो, जिसे नॉलेज हो। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए कि जहाँ मैं हूँ वहीं पर रहूँगा, मैं उसमें ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होती और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है।
फिर है डिफिकल्टी इन अकाउंटेबिलिटी। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है बेटा, देखो सपोज करो कोई टारगेट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहा गया था कि जी आप ना 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दीजिए एक वीक में। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा जी ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कह तो दिया कि हम एक वीक में 10,000 यूनिट्स बना देंगे, बट जब एक वीक हो गया तो चेयरमैन साहब ने पूछा कि हाँ जी बताइए, जो भी वहाँ के एमडी होंगे या जो मैनेजिंग कमेटी होगी, कि 10,000 यूनिट्स क्यों नहीं बने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह देंगे जी हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताया नहीं किस तरीके के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। वो तो मार्केट का ही काम है ना, मार्केटिंग का, कि जो सर्वे करके लाएंगे मार्केट से उसी पर बेस्ड हम करेंगे। ठीक है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई आपने बताया क्यों नहीं प्रोडक्शन को। मार्केटिंग ने कह दिया जी हमारे पास तो सफिशिएंट स्टाफ ही नहीं था, स्टाफ की कमी थी जी, हम कैसे मार्केटिंग का सर्वे करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं। HR वालों से पूछा कि भाई आपने स्टाफ क्यों नहीं दिया। HR वालों ने कह दिया जी हमें तो फाइनेंस नहीं मिला था, पैसा ही नहीं मिला, कैसे लोगों को सैलरी देते, कैसे लोगों को हम रिक्रूट करते। अब फाइनेंस से पूछा गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जी सेल्स जो हुई थी ना, जो पैसा आया था वो टाइम पर हमें मिला ही नहीं, हम फाइनेंस कहाँ से डिस्चार्ज करते। तो दे कीप ऑन ब्लेमिंग ईच एंड अदर डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द टारगेट ऑन टाइम। तो यहाँ पर आंसरेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे पर ब्लेम कर देते हैं। जैसे आपकी क्लास में कई बार होता है, किसी बच्चे ने शोर कर दिया, पीछे से टीचर पढ़ा रहा है और पूछा जाता है भाई कौन था, ये इसका नाम ले देता है, वो उसका नाम ले देता है, तो दे ऑल कीप ऑन ब्लेमिंग सम अदर स्टूडेंट्स। मतलब किसी से भी पूछो वो किसी एक तीसरे व्यक्ति का नाम ले देता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है बच्चे, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर पर। डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे हमने यहाँ डिपार्टमेंट बनाए किसके बेस पर, फंक्शन के बेस पर, तो यहाँ पर किसके बेस पर बनेंगे, डिवीजन के बेस पर नहीं बनेंगे बच्चे, किसके बेस पर बनेंगे, प्रोडक्ट के बेस पर। किसके बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर। तो यहाँ पर हम पहले सुइटेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हो, कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हो। फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा, सॉरी होंडाई, हीरो को छोड़ दो, होंडा, ठीक है। होंडा जो है 2 व्हीलर्स में भी है, होंडा जो है वो 4 व्हीलर्स में भी है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो रिबॉक, ठीक है। अब रिबॉक जो है वो क्लोथ्स भी बनाते हैं, गारमेंट्स। रिबॉक जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं। रिबॉक जो है वो फुटवियर्स में भी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड उसके हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को एक ही पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके के हमें रॉ मटेरियल चाहिए, अलग अलग तरीके के हमें टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज चाहिए, अलग अलग तरीके के हमें टेक्नीशियंस या फिर हम कह सकते हैं स्टाफ भी हमें अलग अलग तरीके का चाहिए, क्योंकि उनके पास अलग अलग तरीके की स्किल्स होने चाहिए टू प्रोड्यूस अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट। क्लियर। अब इसमें क्या है कि हमने प्रोडक्ट के बेस पर अलग अलग डिवीजन बना दी। जैसे एक डिपार्टमेंट बना दिया हमने प्रोडक्ट ए का, एक हमने जैसे सपोज करो ये हमने गारमेंट्स का बना दिया, ये हमने फुटवियर का बना दिया, ठीक है, और ये हमने सपोज करो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का बना दिया। क्लियर। रिबॉक का एग्जांपल ले लिया हमने। तो जब डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वहां पर प्रोडक्ट के बेस पर क्या बनते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं। प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट्स बनते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर की और क्या सुटेबिलिटी, मैंने कहा जब साइज हमारा लार्ज हो, जब हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हों, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा हो, वी नीड टू ऐड मोर नंबर ऑफ पोस्ट, या वी नीड टू ऐड मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है।
और जहां पर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो। जैसे हमें यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत थी, वैसे ही डिविजनल में हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। यानी कि जब हमें एक प्रोडक्ट पर बहुत स्पेशलाइज्ड मैनर में काम करना हो तो हम उस प्रोडक्ट की एक अलग से ही क्या बना देते हैं, डिवीजन। तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब या ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज या ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोडक्ट के बेस पर और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में रख दें तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है भाई, उसमें भी तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, है ना। यहाँ पर तो फंक्शनल में तो चाहे प्रोडक्ट एक है या दो है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस का साइज कितना भी बड़ा जाए, वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही रहेगा। ठीक है, सारे फंक्शंस के एक एक डिपार्टमेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ डिविजनल में क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मैंने गारमेंट्स का लिया तो यहाँ पे गारमेंट्स डिपार्टमेंट है। अब गारमेंट डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा या जो यहाँ पर हेड होगा वो ये सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करेगा। यहाँ अलग अलग लोग नहीं परफॉर्म करेंगे। उसी मैनेजर को प्रोडक्शन भी देखना, उसी मैनेजर को सेल्स भी, उसी को मार्केटिंग, उसी को एचआर, उसी को फाइनेंस, उसी को R&D। वैसे ही सेम प्रोडक्ट भी जो है, जैसे फुटवियर वाले जो मैनेजर होंगे या जो होगा मैनेजर यहाँ का, वो ये सारे फंक्शन अपने फुटवियर डिपार्टमेंट के लिए अलग से परफॉर्म करेगा। उसे गारमेंट वाले के फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला मैनेजर है वो अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग से सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर? अब मेरे को लगता है कि आपको ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा ना, कि यहाँ पर तो फंक्शंस के बेस पर डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए। यहाँ पर पहले हमने प्रोडक्ट के बेस पर डिपार्टमेंट बनाए और वो डिपार्टमेंट फिर अपने लिए अलग अलग सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर तब बनता है जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जब हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा होता है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या मोर नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने की जरूरत होती है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमें अब जैसे गारमेंट वाला है, गारमेंट को सिर्फ अपने गारमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज पर ही फोकस करना है, तो सिर्फ वो गारमेंट बनाने पर ही सारा उसका फोकस रहेगा। तो गारमेंट तो कम से कम अच्छे से बनाएगा ना, सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर उसे ध्यान देना है, तो वो उसमें क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर उसकी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन निकल कर आती है। यहाँ पर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था आंसरेबिलिटी। जैसे यहाँ तो हम एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गारमेंट वाले मैनेजर से अगर पूछा जाए प्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई हमें तो मार्केटिंग वाले ने नहीं बताया था या हमारे पास तो फाइनेंस नहीं था। ऐसा वो क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये सारा काम उसी को तो करना था, कोई और व्यक्ति थोड़ी करता जिसमें वो ब्लेम कर दे। ठीक है, वो अकेला ही पर्सन है जिससे वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने अपने डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ। ठीक है, तो गारमेंट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग हिज टारगेट्स फॉर द गारमेंट डिपार्टमेंट ऑन टाइम। ही कैन नॉट ब्लेम द अदर डिपार्टमेंटल हेड। सो फुटवियर पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि फुटवियर से तो उसका कोई कैसा भी लगाव ही नहीं है, मतलब जुड़ाव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। और फ्लेक्सिबिलिटी इन इनिशिएटिव, यहाँ पर तो इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स देख रहा था। प्रोडक्शन का मैं मैनेजर हूँ तो मुझे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज होगी, एचआर का हूँ तो एचआर से रिलेटेड होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही पंगा है। यहाँ पर तो मैं सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे तो सारे नॉलेज है, सारे फंक्शंस की नॉलेज है। मैंने गारमेंट, सपोज करो मैं गारमेंट मैनेजर हूँ, ठीक है, गारमेंट डिपार्टमेंट का, तो गारमेंट डिपार्टमेंट के लिए मुझे प्रोडक्शन भी करना है, परचेज भी करना है, सेल्स भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, फाइनेंस भी करना है, कॉस्ट भी करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है, ह्यूमन रिसोर्स भी करना है, सब कुछ मुझे ही तो करना है। तो मुझे तो सारे फंक्शंस की नॉलेज है ना, तो मुझे कहीं भी लगाया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में लगाया जाए, चाहे मुझे गारमेंट की जगह फुटवियर में भेज दिया जाए,
कॉस्मेटिक में भेज दिया जाए या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भेज दिया जाए या अदर किसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ही तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, मैं रेडी हूँ, कहीं भी भेज दीजिए, ठीक है, ट्रांसफर या प्रमोशन जैसे भी हो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कैसे, जैसे भाई सपोज करो हमने यहाँ एग्जांपल किसका लिया था, रिबॉक का लिया था ना। तो अगर रिबॉक सपोज करो कि इन तीनों प्रोडक्ट के अलावा कॉस्मेटिक में भी आ जाता है, ठीक है, कॉस्मेटिक में भी आ जाता है, तो क्या करेंगे फिर, क्या हम इनको डिस्टर्ब करेंगे, गारमेंट फुटवियर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस्मेटिक का एक और डिपार्टमेंट बना देंगे, यहाँ किसी मैनेजर को बिठा देंगे, कॉस्मेटिक मैनेजर, और फिर वो मैनेजर अपने सारे फंक्शन खुद परफॉर्म कर लेगा, जो भी रिस्पेक्टिव उसके फंक्शन होंगे। तो इससे क्या होगा कि अदर डिपार्टमेंट्स विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मुझे कहीं चेंज करना है तो सारे फंक्शंस वाली चेंज करना होगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग लोग हैं, ठीक है, ये कोई एक सिंगल पर्सन इनको परफॉर्म नहीं कर रहा, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर तो सारा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ पॉसिबल कहाँ पे है, डिविजनल में, कि एक अलग से कोई डिवीजन बना दो नई प्रोडक्ट की। अगर मुझे डाइवर्सिफाई करना है अपने ऑपरेशन को, या कोई मुझे नई बिजनेस लाइन अपॉइंट करनी है, जैसे हम स्कूल में भी एग्जांपल लें कि हमें कॉलेज स्टार्ट करना है, तो स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी जगह पर SPS के नाम से कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन फंक्शनल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस थे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सपेंसिव क्यों है, एक्सपेंसिव इसलिए, देखो यहाँ पर तो कम लोग थे जो अपॉइंटेड थे, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को हम अपॉइंट करना होता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी हमें अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, एम्प्लॉयज़ की, लेबर्स या वर्कर्स की। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। क्लियर। तो हम इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई सपोज करो कोई डिलीवरी वैन है, जो रिबॉक की डिलीवरी वैन है, वो रिबॉक का सामान मार्केट में लेके जा रही है, ठीक है, कंपनी एक ही है। लेकिन अब गारमेंट वाले की डिलीवरी तो अलग होगी, क्योंकि वो अलग मैनेजर है, वो अपना ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज करेगा, फुटवियर वाला अपना करेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला अपना अलग करेगा। तो 3 ट्रक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे तो एक ही ट्रक में सामान जा सकता है, लेकिन उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ लेने देना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। वैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है, कि भैया गारमेंट वाले को फुटवियर से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर मैनेजमेंट ने कभी फुटवियर की तारीफ कर दी या फिर कोई और एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनका टकरा जाए, तो आपस में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी होती है। जैसे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट थे, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इग्नोर्ड होता है। जैसे यहाँ पर भी तो हम क्या कर रहे थे, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस कर रहे थे ना। सेम वे यहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ अपना गारमेंट डिपार्टमेंट देखना है, या हमें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिपार्टमेंट देखना है, हमें रिबॉक नहीं देखना। तो अगर ऐसी भावना हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स ऐसी फीलिंग डेवलप कर लेंगे, तो ऑल द हार्डवर्क ऑफ द मैनेजरियल कमिटी विल गो इन वेन, सब व्यर्थ है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इग्नोर हो जाए, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर एक डिसएडवांटेज का काम भी करता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये टॉपिक बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन 101% आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। एक बार वीडियो देखने के बाद बुक से ज़रूर रीड करके बताना कि सर मुझे ये वाला डाउट है, आप दोबारा से बताइए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू।